अस्सलामुअलैकुम आप सब देखने वालों को गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से जुम्मा बहुत मुबारक हो। आप सब मुझे कहते हैं सोहा अफजल और हम लाहौर से चूंकि मौजूद होते हैं आपके सामने और इस्लामाबाद से मेरे साथ स्क्रीन शेयर करते हैं हरमीत सिंह। तो उनके पास चलते हैं, उन्हें भी आज के दिन की मुनासबत से सुबह बखैर कहते हैं। जी हरमीत, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे और हमारे देखने वाले जो हैं वो भी खैरियत से होंगे। और वैसे तो सुबह की शुरुआत उम्मन हमेशा हमारी कोशिश होती है कि अच्छी खबरों से करें, लेकिन अच्छी खबरें मिलती कहाँ है? कहाँ से मिलती है ढूंढ कर, लेकिन फिर भी हम ले आते हैं। हमारी पूरी टीम कोशिश करती है कि हाईलाइटेड और अच्छी खबरें जो हैं वो जहाँ जहाँ से मिले हम इकट्ठी करके ले आए। लेकिन चलिए प्रोग्राम का आगाज जो है शुरू में मोस्ट अपडेटेड हाईलाइट जो है आपको पता है फवाद चौधरी साहब जो है उन्हें पेश कर दिया गया है। 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद अब उन्हें अदालत में पेश किया गया है। इस सारे सिनेरियो में, सारी एपिसोड में हरमीत आपने उनकी जो मैं चीज कोट करना चाहती हूँ, आप भी मेरी इस बात को सेकंड करेंगे। मैंने उनकी वाइफ को जिस तरह से उनके साथ इस सारे सिनेरियो में, सारे एपिसोड में देखा है, मैं जरा प्रोग्राम के आगाज में उसको अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि जिस तरह से अगर अदालत के बाहर अंदर रिमांड की बात की जाए, अगर लाहौर से इस्लामाबाद जाने की बात की जाए, तो वो जिस तरह से वकीलों के साथ अंदर बाहर रही हैं उसको सोशल मीडिया पे बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है। लेकिन अभी जो है उनकी पेशी के बाद अभी कहा जा रहा है, दुरुस्त फरमाया। यकीनन जब इस किस्म का मामला आता है तो खवातीन जो है वो ज्यादा जज्बाती होती हैं और ज्यादा जज्बात का इजहार करती हैं। उसी दिन जब फवाद चौधरी साहब को इस्लामाबाद एंटर किया जा रहा था तो मेरा राब्ता हिबा चौधरी के साथ हुआ था। और जब मैंने उनसे गुफ्तगू की, क्योंकि जाहिर बात है कि फवाद चौधरी साहब के साथ उठना बैठना या उनके जब वो वज़ीर इत्तलात थे तो हिबा चौधरी साहब जो है उनसे जब मेरी गुफ्तगू हुई, यकीनन उनका हौसला वाकई बुलंद था। और जब मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ हैं और किस वक्त इस वक्त क्या हालात हैं, तो उसके बाद मैंने ये देखा कि कुछ देर ने मुझे कहा कि आपसे मैं मुलाकात करूंगी, पर अभी मैंने जाना है एफएड कचेरी। और वो एफएड कचेरी में रात 11 बजे तक वहां पे रही और फवाद चौधरी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रही। और ये बड़ी बात होती है कि आप जो है ऐसे वक्त में, एक मुश्किल वक्त में भी आप हौसला नहीं हारते। और हमने देखा कि सोशल मीडिया पे जिस तरह पोस्ट की जा रही हैं और फिर फवाद चौधरी साहब और उनकी अहलिया जो है हिबा चौधरी साहबा जो हैं उनकी तस्वीर बड़ी वायरल हो रही हैं, तो वाकई में हिम्मत है उनकी और उन्होंने हिम्मत दी अपने चौधरी साहब, फवाद चौधरी साहब को। और वाकई में ऐसे सिचुएशन में अगर आप देखें तो अब एक और जो है साबिक वजीर मुमलिकत फरख हबीब साहब, उन पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। यानी मुकदमा दर्ज करने का जो सीजन है वो आ पहुंच चुका है। और पॉलिटिशियन, सियासतदान जो है बड़े फर्क दिली की बात है तो करते बड़े कम है, लेकिन उस पर अमल बड़ा कम भी करते नजर आते हैं। और अब हम देख रहे हैं कि जैसे हुकूमत बदली है, जैसे निगरान वजीर आला आ चुका है, तो उसके बाद जिस किस्म के मामला चल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता गिरफ्तारियों का जो सीजन है अब ये बढ़ जाएगा। और दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि परवेज इलाही साहब की कल एक ऑडियो लीक हुई है, वो खैर मैं तो शेयर नहीं करूंगा, उस हवाले से वो गुफ्तगू थोड़ी सी इस किस्म की है कि टेलीविजन पे बोलना भी नामुनासिब है। लेकिन बहरहाल वो ये गिला शिकवा करते रहे कि जिसको गिरफ्तार किया गया इसको बहुत पहले गिरफ्तार कर लेते तो आज की सिचुएशन ऐसी ना होती। पंजाब की और 4 और लोग भी हैं, अगर उनको भी अगर वो भी ऐसा ना करते तो आज इस नहज पर हम ना पहुंचते। और वाकई में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब ने जो कार्ड खेले पंजाब की सूरत हाल को देखते, और वो इसीलिए उसने खेले थे कि शायद आइन के मुताबिक मामलात होंगे। लेकिन अब हमें लग रहा है कि जिस तरह खबरें गर्दिश करियां, कल मैं पार्लियामेंट हाउस था तो ऐसा अंदाजा मुझे मुख्तलिफ नून लीग के अराकीन की जानिब से हो रहा था, कुछ सेनेटर की जानिब से, कि वो चाह ये रहे कि मामला जो है 6 महीने नहीं बल्कि मामला जो है इलेक्शन के 10 महीने तक डिले कर दिए जाए। यानी उनकी ख्वाहिश है। और कहीं ना कहीं IMF के इस प्रोग्राम को लेके एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से भी ऐसा महसूस हो रहा है कि थपकी मिल रही है। तो ये सिचुएशन है। और पंजाब जो है अब जाहिर बात है कि वो PDM के हाथ में है और अब वो जो कुछ करना चाहे, क्योंकि इससे पहले खान कर चुका है। जाहिर बात है सोशल मीडिया पे वैसे भी ये हैशटैग चल रहा था परसों फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद कि ये कर्मा है, यानी हमारे सियासतदान कर्मों का जो फल है उनको इस दुनिया में भुगतना पड़ता है। और वही सिलसिला आज भी चल रहा है। एक साइकिल है जिसपे बार बार हमारे सियासतदान या पार्टी कोई भी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या मुस्लिम लीग नून हो, बार बार आप जब उनकी इक़्तिदार आता है, ताकत
हुकूमत आती तो यही कहा जाता है कि आपने अपने दौरे हुकूमत में भी यही किया था, इसलिए हम भी यही कर रहे हैं। तो इस तरह को जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है। और दो नफरत फैलाने का एक केस है इलेक्शन कमीशन का, जो अभी इस वक्त फवाद चौधरी से रूबरू हैं। और अगर बात की जाए उनके 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की, तो वो मंजूर होने के बाद अब उन्हें आज अदालत में पेश किया गया है। लेकिन फोटोग्रामेटिक टेस्ट जो है उसकी इस्तदा के लिए मजीद भी अदालत से इस वक्त कहा जा रहा है। लेकिन उनके जो वकील है यानी बाबर अवान, वो ये इस वक्त सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन एक पार्टी की तर्जुमानी कर रहा है। जो कि अदालत में जब फवाद चौधरी पेश हुए थे तो उन्होंने भी यही बात कोट की थी कि जमहूरियत तो फिर रही नहीं अगर हम किसी के बारे में बोल नहीं सकते। इदारों के बारे में नफरत फैलाना मेरा कंसर्न नहीं था, मैं पार्टी की तर्जुमानी करता हूं, मैं पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूं। तो जो पार्टी की सोच है, जो पॉलिसी है, मैंने उस पर ही मीडिया टॉक की, मैंने कोई तकरीर नहीं की। ये भी उनका एक लॉजिकल रीजन था इस सारे सिनेरियो में जो कि उन्होंने अदालत के सामने पेश किया कि मैं तकरीर के जरिए वरगला नहीं रहा था, नफरत नहीं फैला रहा था, वो एक मीडिया टॉक थी और मैं अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो पार्टी की सोच और पॉलिसी को आवाम तक कन्वे करना जरूरी था। ऑल्दो अभी ये पेशी जो है इस वक्त कंटिन्यू है, इसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे जैसे जैसे प्रोसीडिंग होती रहेगी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आज की बहुत सारी चीज़ों में कुछ अच्छी खबरें भी ढूंढ कर आखिरकार हमें मिलती नहीं है, लेकिन हम ढूंढ कर ले आते हैं। हरमीत, क्रिकेट के मैदान से यानी खेल के मैदान से एक अच्छी खबर है। बाबर आजम जो है उनके पास सरगरार फील्ड सोबर क्रिकेट ऑफ द ईयर का एक अवार्ड है जो उन्होंने अपने नाम किया है। इससे पहले आप जानते हैं कि आईसीसी का क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड ऑलरेडी उनके पास है। और इसके बाद अब ये उनका दूसरा अवार्ड है जो कि पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र की बात है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि ये अवार्ड आईसीसी का जो है इससे पहले ये शाहीन शाह अफरीदी के पास था। लेकिन अब जहाँ पर हम देखते हैं कि इतनी स्ट्रेस वाली खबरें होती हैं, इतनी मुश्किल खबरें जो हमें देते हुए भी परेशानी होती है, आपको सुनते वक्त भी होती है, ये एक ताज़ा हवा का झोंका आप कह सकते हैं। अगर सरगार फील्ड सोबर के ये क्रिकेट ऑफ द ईयर की बात करें तो ये क्रेडिट और ये ताज जो है हरमीत ये बाबर आजम के सर पे अब हमने सजा दिया है, जो कि बड़ा अप्रिशिएटेबल है। बिल्कुल, बाबर आजम को अगर हमने देखा है, जब से देखा है, कभी बहुत कम ऐसे मैचेस होंगे जिसमें उन्होंने रन नहीं बनाए होंगे। और वाकई में उन्होंने ये साबित कर दिया, कम वक्त में उन्होंने साबित कर दी कि वो एक अच्छे खिलाड़ी हैं। और हम देख रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी सतह पर उनका कंपैरिजन जब शुरुआत हुई तो बड़ा कंपैरिजन भी किया जा रहा था कि वो कहीं ना कहीं विराट कोहली और दीगर बड़े बड़े खिलाड़ी जो पैदा हुए हैं उनके मुकाबले में आ सकते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि तमाम तरह खिलाड़ियों को आहिस्ता आहिस्ता पीछे छोड़ रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस कमाल की है। कहीं ना कहीं उनकी कप्तानी पे तो जो है वो सवाल उठते हैं, लेकिन अगर उनकी बैटिंग लाइन की बात की जाए तो बड़ी कमाल की। और फिर दोनों की जोड़ी की अगर मैं बात करूं, रिजवान और बाबर की, तो इन्होंने जिस तरह ओपनिंग को संभाला हुआ है वो वाकई में काबिल तारीफ है। और वैसे भी बाबर को हम मुबारकबाद पेश करते हैं। जाहिर बात है हमारे लिए फ़ख्र है और उन्होंने जो कारनामा सर अंजाम दिया, यानी क्रिकेट में जो नाम कमाया है, पाकिस्तान के नाम जो ये एजाज़ उन्होंने हासिल किया है, लेकिन इन सबके लिए एजाज़ की बात है और खुशी की बात है। और अल्लाह करे कि उसको ऐसी ही कामयाबियां आगे भी नसीब हो। आमीन आमीन। और हरमीत आपको पता है कि दूसरे पाकिस्तानी हैं जिनके नाम ये अवार्ड आया है। इससे पहले भी ये क्रेडिट हमारे पास ही था जो कि शाहीन शाह अफरीदी के पास था। सो वी हैव ऑल दीज क्रेडिबल क्रिकेटर्स इन आवर क्रिकेट टीम। और आपको पता है कि हमने बहुत सारी तनकीद भी की है इस हवाले से कि अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें, बहुत सारे ऐसे मैचेस थे, अगर हम उन टीम्स की बात करें जो कि पाकिस्तान आकर खेल रही थी, थोड़ा ऑफ रिकॉर्ड चलने के बाद अपने अपनी फील्ड के साथ, अपने कैलिपर के साथ और अपने टैलेंट के साथ जस्टिस किया बाबर आजम ने। और शाहीन शाह अफरीदी न्यू कमर्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी हद तक अच्छे रिकॉर्ड्स, अच्छी तैयारी जो है वो अब हमारे क्रिकेटर्स कर रहे हैं, जो कि ऑन एंड ऑफ हमारे सामने आ रही है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, अगली अच्छी खबर आपको देते हैं। अगली अच्छी खबर है सिंध से, यानी हम कराची से खबर लेकर आए हैं आपके लिए। और अच्छी खबर खवातीन के लिए है। तो स्क्रीन के उस तरफ जो खवातीन हमें देख रही हैं, खासतौर पर कराची आपको पता है मशहूर है। अगर हम ट्रक आर्ट की बात करें तो आपको पता होगा गर्मी बड़ी बड़ी खस्ता हाल जो बसें होती हैं वो आपको अभी भी कराची की सड़कों पर लहराती हुई, दंदनाती हुई, फिरती हुई नजर आएंगी। लेकिन अब उसको जरा ब्रेक करने का टाइम आ गया है कि वो बसेस जो हैं वो आउटडेटेड हो गई हैं। इसीलिए अब हमने नई बसेस मुतारिफ कराई हैं जिसे हमने पिंक बस सर्विस का नाम दिया है। 1 फरवरी यानी अगले महीने के आगाज से ही ये सर्विस जो है इसका बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा। और इसमें मर्द हजरात सवारी नहीं कर सकते, सिर्फ खवातीन के लिए है। और इसमें किराया जो है खवातीन के लिए वो 50 रुपये रखा गया है। और रोड्स जो है 2 रूट्स बनाए गए हैं। शाहराह फैसल से मेन रोड से होते हुए 2-3 रूट्स को कवर करेगी। और ये मुख्तलिफ रोड्स पर कवर करने के बाद आई थिंक ये कोई टावर रोड है जहाँ पर जाकर रुकेगी, लेकिन वहाँ से ही दूसरे रूट का भी आगाज़ किया जाएगा, जो कि अभी नहीं होगा। 8 से 9 बसेस जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। अगर फर्स्ट रूट कामयाब होगा
तो हरमीत फिर सेकंड रूट जो है उसको भी जो है वो ऑन कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल ये टेस्ट ट्रांसमिशन आप कह सकते हैं, बट इट्स वैसे अच्छी बात है। कराची में अगर मैं कहूँ तो ये जो पुरानी फटी हुई बसें जो थी, मैंने इसमें बड़ा सफर किया है वैसे। सुबह यूनिवर्सिटी के लिए जाते थे तो एक जगह से, और आज भी मुझे वो कोच जितने भी थी, जितने भी बसें थी, उनके नाम मुझे आज भी याद है। वो उस वक्त एक माफिया था और ट्रांसपोर्ट का, वो नहीं चाह रहा था कि कराची में नई बसें आए, और कोशिश उस वक्त भी की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं मामला खराब थे बड़े ज्यादा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि चीजें आहिस्ता आहिस्ता बदल रही हैं, और खासकर अब जो खवातीन का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि खवातीन के लिए वहाँ पे बसों में, आम बसों में जाना बड़े मुश्किलात का उनको सामना होता था, और जाहिर बात है कि वहाँ पे कंफर्ट भी वो नहीं फील करती थी। लेकिन ये जो इक़दाम उठाया गया है, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है कि खवातीन के लिए, खासकर खवातीन इसमें सफ़र कर सकेंगी, आरामदेह सफ़र होगा। और हमने देखा कि इससे कबल भी पंजाब में कुछ पिंक रिक्शा जो है वो मुतारिफ कराया गया था, लेकिन पता नहीं वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, या उस तरह मुकम्मल नहीं हुआ, या उस तरह कामयाबी नहीं मिली। लेकिन बस का जो ये जो बस की ये सर्विस है, मैं समझता हूँ ये अच्छी है, क्योंकि वैसे भी उनकी जो पुरानी बसें हैं, एक तो उनकी जो रफ्तार होती है वो बड़ी तेज, और एक चीज सोहा मैंने वहां पे देखी कि वहां खवातीन बड़ी एक्टिव हैं। वो चाहे उनकी उम्र 60-70 साल क्यों ना हो, बस से कैसे छलांग लगानी और बस में कैसे अटकना है वो उनसे कोई सीखे। तो ये तजुर्बा मुझे भी वहां पे हासिल हुआ है, और बड़ी ज्यादा ट्रैफिक होती है, बड़ी ट्रैफिक का जो निजाम है वहां पे बहुत बुरा है। लेकिन बहरहाल अब ये आई है, एक अच्छी खबर है कराची से, और आपने शेयर की है, तो मैं समझता हूँ कि ख्वातीन के लिए भी खुशखबरी की बात है। खैर लाहौर भी अच्छे नहीं है, लेकिन कराची की ट्रैफिक की तो आप बात ही ना करें। लेकिन अगर खवातीन की बात करें तो अब वो वर्किंग वुमेन्स हों, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जाने वाली बच्चियां हों, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है। सो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम मतलब हम सबकी तरफ से कि अब मेट्रो, और अगर ऑरेंज की बात की जाए तो कराची वाले हमेशा ही गिला करते थे, लेकिन अब पिंक बस सर्विस से जो है वो सारी खवातीन भी मुस्तफ़ीद हो सकेंगी। सो दैट्स रियली गुड। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं जहाँ पर हर चीज़ महंगी हो रही है। कल मैं और हरमीत इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि महंगाई चूँकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, हम शुरू में ऐड करना भूल गए, जिसको हम डिटेल में एक सेगमेंट के तौर पर ऐड करेंगे, लेकिन डॉलर का अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। और इसाक डार साहब या फिर अगर मिफ्ता इस्माइल साहब की बात करें तो मुख्तलिफ चैनल्स पर आकर आज भी वो इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दे आर गेटिंग ऑल द करेज कि हम ये जो है उसको जस्टिफाई कर सकें कि किस तरह से महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन हम ये बात कोट कर रहे थे कि महंगाई या क्लाइमेट चेंज, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान समेत इस वक्त अराउंड द ग्लोब, पूरी दुनिया में इक्वली हर मुल्क मुतासिर हो रहा है इससे। लेकिन महंगाई की अगर हम बात करें या हर अब ये देखें ना कि जब डार साहब आ रहे थे सोहा, तो हमारे कुछ साफी दोस्त जिन्होंने ट्वीट्स किए थे, वो ट्वीट मेरे पास आज भी पड़े हैं, मौजूद हैं, जिसमें किसी ने कहा था कि डार के आने के बाद डॉलर घबरा गया है, किसी ने कहा कि डॉलर ने वेलकम किया है डार साहब को। अब ये सिचुएशन है कि आप देखें पाकिस्तान की तारीख में, यानी 30 साल बाद पाकिस्तान के का जो रुपया है उसमें इतनी गिरावट आई है कि आप सोच नहीं सकते। और इसी तरह जिस तरह कहा जा रहा था कि डॉलर 200 से हम कम लाकर दिखाएंगे, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से कुछ साफियों ने जब सवाल किया कि मियां साहब डॉलर ने तो कमाल कर दिया है, तो मियां साहब ने जवाब दिया अभी तो कमाल थोड़ा सा हुआ है और भी होगा। लेकिन अब ये देखें ये कमाल हो गया है। वैसे लेकिन मियां साहब की वापस आने की बातें भी हो रही है, जो बंदरगाह है वहां पे 5000 से जायद इस वक्त कंटेनर जो है वो जमा है। हमारे पास पैसे नहीं है कि उनको कैसे उन बंदरगाहों में जो कंटेनर है उनसे माल उतारा जाए। ये बहुत सिचुएशन है। जो एयरलाइन है बैनुल-अक़वामी, उनको अभी तक हमने डॉलर की जो फराहमी है, यानी उनके जो वाजबात है वो अभी तक हमने अदा नहीं किए गए। कि इसी तरह जो है दीगर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो अच्छी नहीं है पाकिस्तान के। अब हरमीत अगर आप इन सब की बात करें तो बैनुल-अक़वामी तरबियत देने वाला इदारा, हम कैम्ब्रिज की अगर हम बात करें तो यही बात यहाँ पर कोट करना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है। कैम्ब्रिज ने, आपको पता है कि इस वक्त पर सब्जेक्ट की रजिस्ट्रेशन में 10% फीस के इजाफे का इंदिया नहीं दिया, बल्कि अनाउंसमेंट कर दिया कि हमने इजाफा कर दिया है। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज और जितने भी स्कूल्स हैं OA लेवल्स जो कराते हैं वो काफ़ी रिलाय करते हैं कैम्ब्रिज पे। और अब ये फीस बढ़ने के बाद जो रिएक्शन असातिज़ा की तरफ से आ रहे हैं, जो पेरेंट्स की तरफ से आ रहे हैं, जो बच्चों की तरफ से आ रहे हैं, और दो हम समझते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं उनकी फीस काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उनके अम्मा अब्बा या उनके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अब अफोर्डेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं कि एक साथ पर सब्जेक्ट की रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 10% मजीद पे करने पड़े। तो ये अभी एक ऐसी खबर है
जिसको यहाँ प्रोग्राम में लेकिन हर चीज जो है बड़ी तेजी से बढ़ रही है और अब पढ़ाई जो है बड़ी मुश्किल से कोशिश होती है हम हर शख्स की कि उनके उसके जो बच्चे हैं उसकी जो फैमिली में कोई भी शख्स भी हो वो अच्छी पढ़ाई करके आगे निकल जाए। लेकिन अब आप ये देखें ना कि पढ़ाई जो है वो भी आम आदमी के पहुंच से बड़ी दूर होती चली जा रही है। आप किताबों की बात करें, आप पेन की बात करें, पेंसिल की बात करें, हम प्राइमरी लेवल पे आते हैं तो वो चीजें भी बड़ी ज्यादा महंगी होती जा रही है। और हर चीज जो है जैसे जैसे डॉलर की कीमत बढ़ रही है वैसे अगर हम देखें कि मुल्क की मईशत, अब IMF का जो प्लान है इसमें कोई शक नहीं कि IMF के बगैर गुजारा भी नहीं है, लेकिन जो प्लान दिया जा रहा है उसमें मजीद चीजें जो है खासकर बिजली जो है, गैस, दीगर चीजें उसमें बेपना इजाफा कर दिया जाएगा। तो आप ये अंदाजा लगा लें कि एक तरफ तो जो शख्स यहाँ पे पाकिस्तान में अगर हम देखें जो मजदूरी है यानी अगर आप जॉब भी करते हैं तो 20,000 से आपको ज्यादा मुश्किल है आम आदमी के लिए, चाहे वो सिक्योरिटी में जॉब करता है किसी और में, चाहे वो ऑफिस बॉय है। तो आप ये देखें कि 20,000 में वो घर कैसे चलाएगा। ये सारी सूरत हाल है। पैसा सैलरीज बढ़ नहीं रही है, पैसा आ नहीं रहा है और महंगाई जो है वो तेजी से बढ़ रही है। तो हालात जो है ऐसा लग रहा है कि जो 22-12 करोड़ का मैं जिक्र कर रहा था अब मजीद, और हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तानी चैनल्स पे और खासकर नरेंद्र मोदी साहब की जो तकारीर में सुन रहा हूं तो वो मुसलसल ये ऐलानात करते नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान को आज अगर दिवालिया बनाया तो इसमें मेरा बड़ा किरदार है और मैंने बड़ी कोशिश की थी कि पाकिस्तान को हर महाज पे तनहा कर दिया जाए। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हमारे मुल्क की जो सियासत है, हमारे मुल्क के जो सियासतदान है, चाहे वो स्टैब्लिशमेंट से जुड़े लोग हैं या हमारे पॉलिटिशियन हैं, यही लोग जिम्मेदार हैं आज पाकिस्तान को इस नहज तक पहुंचाने के लिए। वरना अगर मैं कल भी मिसालें मैंने दी थी और हमेशा मिसालें देते रहते हैं मुख्तलिफ ममालिक की कि वहां पर भी ये हालात आए लेकिन मिल बैठ के उन मामलात से आगे निकले और दुनिया आज वो ममालिक कहां पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं। ये सारी बातें जो हैं वैलिड लॉजिकल रीजंस के साथ आपके करने का मकसद ये होता है कि ये सारी सिचुएशन जो है ये इनकी ही पैदा करता है जिसमें अल्टीमेटली सफ़र हम अवाम और आम लेमैन कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारे ऐसे नाम भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया, सियासत से हट के, ह्यूमन राइट्स के लिए, लोगों के लिए, ख़वातीन के लिए या अपनी फील्ड के साथ जस्टिस करने के लिए। हम बात करेंगे, आज याद करने का दिन है आसमा जहांगीर को। आज 71वां यौम पैदाइश है उनका जो मनाया जा रहा है। तारीख उठा के देखे जाए तो अक़वाम मुत्तहिदा समेत जितने भी बड़े इदारे हैं ह्यूमन राइट्स को जो प्रोटेक्ट करते हैं, वो तमाम दावेदार जो ह्यूमन राइट्स पर काम करते हैं, उनके लिए आसमा जहांगीर का नाम हमेशा जो है वो हाईलाइटेड रहेगा और हमेशा जो है उनको इस तरह से याद किया जाएगा। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बानी रुकन रही हैं, चेयरपर्सन भी रही हैं। ख़वातीन के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। वकालत के पेशे में जो उन्होंने कारकर्दगी दिखाई और जो उन्होंने नाम खुद रोशन किया और जो इदारे का नाम रोशन किया और जिस तरह से वो ख़वातीन के लिए काम करती रही है उसका कोई सानी नहीं है। इसी पर हम बात कर लेते हैं। साहबजादी हैं मुनीज़े जहांगीर उनकी, जो कि आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मुनीज़े, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, और बहुत शुक्रिया कि आपने आज मेरी वालदा को याद किया। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। उनको याद करना आप यूँ समझे कि हम पे फ़र्ज़ है, क्योंकि जो काम उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया, पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए किया, जिसका डंका जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में भी बजता रहा और हर जगह ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले लोग जहाँ जहाँ बात करते हैं उनके नाम को जाना जाता है, उनको पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको क्या लगता है कि अब उनकी इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हम कितनी कोशिश कर रहे हैं या हमें क्या करना चाहिए? जी, मेरा ख्याल है कि मेरी वालदा जो थी वो पाकिस्तानी ख़वातीन को खास तौर से लेके बहुत पुरुमीद थी। वो ये मुझे हमेशा कहती थी कि पाकिस्तानी ख़वातीन जो है वो हीरा है जिसको अभी तक तराशा नहीं गया। तो मैं समझती हूँ कि वो समझती थी कि पाकिस्तानी औरतें खुद ही जो है वो बड़ी तेजी से बदलेंगी और बड़ी तेजी से अपने हकूक के लिए लड़ेंगी जो पाकिस्तानी ख़वातीन लड़ी हैं। मगर अच्छी बात यह है कि आज मैं समझती हूँ वो उन तमाम लोगों के दिल में जिंदा हैं जो यहाँ पे एक ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहाँ पे ख़वातीन की जगह हो। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारे पड़ोस के अंदर ख़वातीन को काम करने का और तालीम लेने का हक नहीं है। अगर आज वो होती तो उनके लिए आवाज जरूर उठाती, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर एक खित्ते के अंदर ख़वातीन को दबाया जा रहा है फिर वो वक्त दूर नहीं होगा कि वही अनासिर आएंगे और पाकिस्तान के अंदर भी ख़वातीन को दबाएंगे। तो वो ये समझती थी कि ख़वातीन चाहे कहीं भी हों उनके हक को इस तरह दबाना नहीं चाहिए और ख़वातीन को एक दूसरे के लिए खड़ा होना चाहिए। खुशी की बात यह है कि उनकी बहुत सारे वकील आए गए मगर उनकी प्रैक्टिसेस बंद हो गई। मगर मेरी वालदा के केस के अंदर चूंकि वो हजारों केसेस औरतों के लिए मुफ्त करती थी
तो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हीं के लोग जो हैं वो आगे लेके चल रहे हैं, और आज भी हजारों की तादाद में उन खवातीन को फ्री लीगल एड मुहैया करते हैं जो कहीं और नहीं दी जाती। और दूसरी तरफ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिनकी वो बानी थी, आज भी वो इंस्टीट्यूशन जिंदा है और आज भी वो काम कर रही हैं। फिर उन्होंने साउथ एशिया फॉर ह्यूमन राइट्स बनाई, एक नेटवर्क जिसके अंदर साबिक वजीर आजम हिंदुस्तान के आई.के. गुजराल थे और बड़े बड़े नाम थे इस खित्ते के। आज भी वो जिंदा है और आज भी वो इंसानी हकूक की बात करती है पूरे खित्ते के अंदर, पूरे साउथ एशिया के अंदर। तो उनका जो एक स्ट्रगल थी वो सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं थी, और उनके जो वैल्यूज थे, उनके जो प्रिंसिपल्स थे, वो मुल्क भर में लोग उसको रिकग्नाइज करते थे। आज सुबह से मुझे बहुत जगहों से पैगाम आए, अमेरिका से भी आए और उन लोगों से आए जिन्होंने अपनी अपनी जगह में अपना नाम बनाया इंसानी हकूक के लिए लड़के। तो मैं समझती हूँ उन सब के लिए वो एक एग्जाम्पल थी। बिल्कुल बिल्कुल। और जी 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 हरमीत। मुनीज़े, हमने देखा, मेरी एक दो मुलाकातें आसमा जहांगीर साहब के साथ सुप्रीम कोर्ट में हुई थी, और वैसे तो अगर देखा जाए माइनॉरिटी के हवाले से या बच्चों के हवाले से, खवातीन के हवाले से बेपनाह उनकी खिदमात हैं। और हमने ये चीज़ भी देखी कि हमारे मुल्क में जब कोई शख्स हयात होता है, जिंदा होता है, तो उन पर तनकीद भी बहुत की जाती है, लेकिन जब वो चला जाए तब हम उन्हें याद करते हैं। हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या तो उस वक्त जब सोशल मीडिया नया नया आया तो बहुत ज़्यादा प्रेशर भी उन पर था, इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी ज़ात पर भी तनकीद की जाती रही, कहीं ना कहीं से मुख्तलिफ प्रेशर भी आते रहे। ऐसे में आपकी वालदा के साथ आपकी कुर्बतें भी ज्यादा थी, तो कैसे आपने उनको पाया? किस किस्म का हौसला था, किस किस्म की इन सारी चीजों को वो फेस करती थी? और जब घर आती थी, थोड़ा हम आपसे जानना चाहते हैं कि इन सारी चीजों के डिस्कशन आपसे करती थी या अपने फैमिली के हमरा, तो वो कितना महसूस करती थी कि ये सारा दबाव को कैसे वो हैंडल करती थी? देखिए जी, सोशल मीडिया तो बहुत ही छोटी सी चीज है। उनको जनरल जियाउल हक के जमाने में, और तब वो काफी यंग थी, शी वाज इन हर 30s एट दैट टाइम, उन्होंने जनरल जियाउल हक के जमाने में पहला एक जुलूस निकाला था। उस वक्त तमाम सियासी पार्टियां जो थी वो मुल्क से बाहर थी, और वो जुलूस इसलिए निकाला था क्योंकि जियाउल हक ने एक कानून पास किया था कि जो औरत की गवाही होगी वो मर्द से आधी होगी। और उस वक्त एक ब्लाइंड औरत थी जिसका रेप हुआ था, मगर उसके पर जिना का इल्जाम लगा था और उसको कोड़े मारे जाने थे पब्लिकली। उसके खिलाफ खवातीन निकली थी, उनके पर टेयर गैस किया, बाल खींचे गए, तशद्दुद किया गया, उनको कोट लखपत जेल में डाल दिया था। और जियाउल हक ने मेरी वालदा के बारे में कहा था कि उनका हम बहुत बुरा एक एग्जाम्पल बनाएंगे। तो वो जब जेल से वापस आई कोई मेरा ख्याल है 15-20 दिनों के बाद, तो हमने पूछा कि जेल कैसी थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत मजा आया जेल में, क्योंकि मेरी सारी जो खवातीन थी, एक्टिविस्ट थी, वो हम लोग साथ थे और हमने गाने गाए और हमने रेवोल्यूशनरी गाने गाए और जेलर को हमने बड़ा तंग किया। और फिर मैंने वहां पे देखा जो मुझे पहले कभी एहसास नहीं हुआ था कि वहां पे जेल के अंदर ऐसी खवातीन थी जिनको हमारी बहुत जरूरत थी। ऐसी खवातीन थी जिनके पर ऐसे इल्जाम लगे थे जो जुर्म उन्होंने नहीं किया था, मगर उनके लिए बेल लेने के लिए कोई नहीं था। तो मैंने फिर उनकी बेल एप्लीकेशन जेल के अंदर फाइल करनी शुरू की। वहां से फिर मेरी वालदा ने खवातीन को फ्री लीगल एड जेलों के अंदर देनी शुरू की और बड़ी जद्दोजहद करके, दोस्ती करके जेल के जो प्रिजन के जो वहां पर अमला था, एडमिनिस्ट्रेशन थी, वहां से ही शुरू किया और वहां से ही उन खवातीन को बेल एप्लीकेशन और लीगल एड फराहम की जिनके खानदान वाले उनको भूल चुके थे। तो मैं समझती हूँ उन्होंने जब भी कोई एडवर्सिटी उनके सामने आई या उनके पर मुश्किल वक्त आया, उन्होंने उसको भी एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा। बिल्कुल ठीक है मुनीसा जहांगीर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आज ना सिर्फ उनको याद करने का दिन है बल्कि इस चीज़ को रिकॉल करने का भी दिन है कि ख़वातीन जब तक अपने लिए खुद आवाज़ नहीं उठाएंगी, जितनी वो पुरुम्मीद थी उतना पुरुम्मीद आपको भी अपने हवाले से यानी अपनी ज़ात को लेकर होना चाहिए। आप अपने लिए काम करना चाहेंगे तो दुनिया यकीनन आपका साथ ज़रूर देगी, लेकिन अपने लिए आवाज़ खुद उठाए। हमने एक क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कल के पूरी एपिसोड पे हम रिव्यू ले लेते हैं। मज़हर अब्बास साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है। सर, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
जी वालेकुम अस्सलाम। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। सर कहिएगा, कल की एपिसोड में अगर परवेज इलाही साहब की स्टेटमेंट को देखा जाए तो उन्होंने ये कहा है कि 4-5 इर्द गिर्द ही लोग थे इमरान खान के जिन्होंने गलत गाइड किया, एक तो पकड़ा गया, बाकी को पकड़े जाना चाहिए। उनके इत्तेहादी उन्हें कह रहे हैं कि जी आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया असेंबली पंजाब की हो या केपीके की तोड़ के। तो अब वो बाकी 4 लोग की जो बात कर रहे हैं, क्या ये बात ठीक है? वो कौन लोग हो सकते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, पहली चीज तो ये कि उन्होंने अपने इस बयान पे माजरत की है परवेज इलाही साहब ने, कि जिसमें उन्होंने फवाद चौधरी साहब के हवाले से बात की थी, और वो खैर स्लिप ऑफ टंग भी हो जाता है, और अंदर से शायद वो अब भी इस बात पे यकीन रखते हों, लेकिन जाहिर है इस वक्त फवाद चौधरी और उनकी फैमिली जिस ट्रॉमा से गुजर रही है उसकी बुनियाद पे इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। इसी तरह फवाद चौधरी साहब ने भी जो बयान दिया था, आप इलेक्शन कमीशन पर तनकीद कर सकते हैं, उन पर जितनी भी तनकीद करना चाहें, एक सियासी जमात के तर्जुमान के तौर पे उनका राइट था, लेकिन उनकी फैमिली को अननेसेसरी उसमें इन्वॉल्व करना वो मेरा ख्याल है दुरुस्त नहीं था। और किसी भी तरीके से कोई भी सियासी जमात हो, कोई भी सियासी रहनुमा हो, उस पर आपको तनकीद का जायज़ है। अगर उसकी फैमिली कोई पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है तो तब भी आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन अगर फैमिली पॉलिटिक्स से नहीं तो कोई ताल्लुक रखती तो बिल्कुल भी वो दुरुस्त नहीं रद्द-ए-अमल होता है। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, उसने फवाद चौधरी साहब पे जो तनकीद हो रही थी उसको बिल्कुल वहाँ के बदले में जो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, जिस तरह की दफात लगाई गई, उस पर जाहिर है किसी भी तरीके से उसकी हिमायत नहीं की जा सकती। और ख़ासतौर पे 124A बगावत का मुकदमा कायम करना, तरह की चीज़ें करना, फिर सिर्फ मुकदमा कायम करने तक ही अगर बात रहती, FIR तक ही बात रहती, तब भी गनीमत थी। लेकिन इतना प्रॉम्प्ट एक्शन कि उसके फौरन बाद इस्लामाबाद की पुलिस लाहौर पहुंच गई, उनको गिरफ्तार कर लिया रात के अंधेरे में, और फिर मुंह पर कपड़ा डाल के हथकड़ी लगा के पेश करना, उससे तासुर ये मिला जैसे आपने किसी बहुत ही जो है वो मतलूब दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया हो। ये जो ऑप्टिक्स हैं हमारी, ये किसी भी तरीके से हमेशा काउंटर प्रोडक्टिव होती हैं। और आज फवाद चौधरी साहब के बयान से ज्यादा उनके खिलाफ होने वाली कार्रवाई को कंडेम किया जा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। और यही होता है। लेकिन ये कि हमारी यहाँ जी 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 वज़ीर साहब, इस सारी सूरत हाल में अगर हम देखें, हमने देखा कि असम्बलिया खान साहब ने तहलील की तो अंदर से कुछ ऐसे लोग जिससे आपकी मुलाकातें और हमारी भी जब होती रही PTI के लोगों से, तो वो भी मुखालिफ थे, लेकिन खान साहब के सामने वो नहीं आ सके। कल जो ऑडियो लीक हुई है वो भी आपने सुनी है। पार्लियामेंट की तरफ यू टर्न लेना, पार्लियामेंट से जाना, फिर यू टर्न लेना, इन सारी कार्ड्स को अगर आप देखें तो आपके सामने ये इनके जो नताइज हैं, खान साहब ने जो कार्ड खेले, क्या आपको लगता है कि वो दुरुस्त समत में खेले और उसके नताइज अब अच्छे आएंगे, या इसका खमियाजा जो आगे PTI को भुगतना पड़ेगा? क्योंकि PTM तो जो है हम देख रहे हैं कि मामलात गिरफ्तारियों तक पहुंच रहे हैं, अब एक और मुकदमा जो है वो दर्ज हुआ है। देखिए, खान साहब एक मुश्किल में तो आ गए हैं, उन्होंने अपनी पार्टी को भी एक मुश्किल में लाके खड़ा कर दिया है। अब अगर इलेक्शन अप्रैल में हो जाते हैं तो खान साहब को इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर इलेक्शन नहीं होते और किसी भी वजह से आगे बढ़ जाते हैं तो फिर जाहिर है मुश्किलात, उनकी मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। और अभी भी PTI के MNAs हों या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों के MPs हों, वो उनसे आप प्राइवेटली बात करें तो वो इस फैसले को दुरुस्त नहीं समझते। वो कहते हैं कि या तो ये होता ना कि कौमी असेंबली भी डिसॉल्व हो रही होती, तमाम जमातें एग्री कर गई होती, और फिर आप डिसॉल्व करते हो तो समझ में आता है बात। आपने एक तरह से जो आपके पास 2 असेंबलियां थी, 2 हुकूमतें थी, उनको तहलील करके आपने हैंड ओवर कर दिया, PDM के हवाले कर दिया इनडायरेक्टली। और अब आप मैदान में हैं, और मैदान में अपनी जो है वो सुरंगों से बाहर आ गए हैं, अपनी खंदकों से बाहर आ गए हैं, और समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करना है। अब आपने या तो ये कि ना आप जो है वो निकल पड़े
सड़कों पे निकल जाएं, वो भी नहीं हो पा रहा। तो मेरा मज़ीद ख्याल साहब, है जिस तरह खान साहब की कहा जा रहा है कि खान साहब ये सोच रहे थे कि शायद 90 दिनों में, जिस तरह जाहिर बात है हमारा आइन भी यही कहता है, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अब जो खबरें आ रही हैं वो ठीक नहीं है खान साहब के लिए। ये भी कहा जा रहा है कि शायद 6 महीने अक्टूबर में नहीं बल्कि इलेक्शन के लिए जो टाइम है मजीद मांगा जाएगा। तो ये आप नहीं समझते कि एक मामला जो है गैर आईनी तौर पर चला जाएगा और कहीं ना कहीं मामला अदालत की तरफ अगर जाएंगे तो आपको लगता है कि अदालत की जानिब से कोई रिलीफ मिलने का इम्कान होगा पीटीआई को? फिर देखिए, ऐसा कुछ होता है तो उससे सियासी तौर पे तो खान साहब को नुकसान नहीं होगा, सियासी तौर पे शायद फायदा ही हो। और ये संजीदा सवालात उठने लगे कि ये जो है इत्तेहादी हुकूमत है, ये इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रही है कोई भी एक्सक्यूज लेकर। अब मरदमशुमारी की जिस तरह बात की जा रही है, तो मरदमशुमारी तो पुरानी मरदमशुमारी पे अभी हाल ही में कराची में लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए, कराची हैदराबाद में, उसी मरदमशुमारी की बुनियाद पर पिछले साल खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, बलूचिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, तो ये सब उसी मरदमशुमारी के तहत हुए। तो ये जवाब नहीं बनेगा, ये ठोस जवाब नहीं बनेगा। और इलेक्शंस में जितनी भी आप ताखीर करेंगे, सब आप ठीक कह रहे हैं कि ये एक्सक्यूज जो है वो लेम हो सकता है, लेकिन ये कहिएगा कि अगर निगरान हुकूमत के आने का हो या मरीम नवाज की वापसी हो, या अगर इस बारे में अफवाह फैलाई जा रही है या कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी हो सकती है, काफ लीग की सदारत तब्दीली, ये सारी सियासी सूरत हाल है। अगर इसका डायरेक्टली इफेक्ट जो पड़ रहा है वो हमारी माशी सूरत हाल पे पड़ रहा है। आपको पता है कि डॉलर कल अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर गया है। मिफ्ता इस्माइल साहब हो या इसाक डार हो, वो अब भी इस चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि हल में क्या ऑर्डिनेंस लाया जाएगा, कोई मिनी बजट पेश किया जाएगा? आप इसको किस तरह से हल देखते हैं इसका? देखिए, जो भी होगा उससे इमरान खान को नुकसान नहीं हो रहा, फायदा हो रहा है। माशी सूरत हाल खराब होगी तो इमरान खान को फायदा हो। आपको यानी हार्ड रियलिटीज तो ये हैं कि आपको IMF के पास फौरन चला जाना चाहिए था जब आपने इमरान खान की हुकूमत का खात्मा किया था, ताखीर की। इससे पहले इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत में IMF में जाने में ताखीर की। आज इमरान खान ये कह रहे हैं कि हमें IMF से ही जो है बातचीत आगे बढ़ानी पड़ेगी जब उनकी हुकूमत अगर आती है। तो ये जो हमारा जो इकोनॉमिक फेलियर है, ये इंटरलिंक्ड है विद पॉलिटिकल फेलियर। तो हमारा चूंकि सियासी क़यादत उस तरीके से नहीं सोच पा रही, उस तरीके से चीज़ों को आगे नहीं ले जा पा रही और एक इत्तेफाक राय नहीं बन रहा, तो उसका ज़ाहिर है डायरेक्टली इफेक्ट आ रही है, माशी सूरत हाल पर असरात आ रहे हैं। अब आप इस वक्त PMLN या PDM एक नो विन सिचुएशन में है कि जहां उन्हें IMF के साथ मुआहदे करना है। IMF का वफ्द आ रहा है 31 जनवरी को, यहाँ कई हफ्ते रहेगा। उस दौरान वो ये मॉनिटर करेगा कि आप पेट्रोल की कीमतों में, और देखिए IMF को हमने एक बहुत ही नेगेटिव उससे तरीके से हम देखते हैं। हालांकि सीधी सी बात यह है कि कर्जा आप लेने जाते हैं उनसे, वो आपको जबरदस्ती नहीं करते, बिल्कुल। लेकिन जब वो कर्जा आपको देते हैं तो जाहिर है कोई भी अगर आपसे उधार लेगा तो आप एक्सपेक्ट करेंगे वक्त पर वापस करें आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो यहाँ ये जो हमारे यहाँ अच्छा मज़ीद साहब, इस सारी जो एक तरफ तो मुआशी बहरान है, इससे निमटना जो है हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं मामला मुश्किल में चले जा रहे हैं हुकूमत के। मरीम नवाज साहिबा भी आ रही, उसकी तैयारी भी भरपूर तरीके से की जा रही, लेकिन जो नया बयानिया हम देख रहे हैं कि मरीम नवाज के करीब जो लोग हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के करीब जो लोग हैं, वो एक एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट बनाए हुए हैं और कहीं ना कहीं ये बयानिया लेकर मरीम नवाज पहुंच रही है। तो क्या आपको लगता है कि इस बयानी को वो डिलीवर कर पाएंगी और आवाम को मैं जितनी वो चाहती है कि मकबूलियत इस बयानी को मिले, तो क्या आपको लगता है इन हालात में मिल पाएगा? मरियम नवाज साहिबा एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान आ रही हैं। ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब के अभी आने का इम्कान नहीं लगता मुझे, जब तक पंजाब असम्बली के इलेक्शन नहीं हो जाते। उसके जो नताइज हैं उस पर डिपेंड करेगा कि वो आएंगे नहीं आएंगे। इस तरह की ज़ाहिर है मुस्लिम लीग की अपनी सोच होगी, लेकिन इस तरह की सियासत को बहुत ज़्यादा वक्त तक पजीराई नहीं मिलती। मरियम नवाज साहिबा इस वक्त आ रही हैं, एक ऐसे वक्त में आ रही हैं जब मुस्लिम लीग नून के अंदर भी दो बयानिए पाए जा रहे हैं और उसमें शिद्दत आती जा रही है। लोग पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं,
और यही बातें हो रही हैं कि सबसे ज़्यादा इस पूरे 10 महीने का जो नुकसान हुआ है वो मुस्लिम लीग नून को उठाना पड़ा है। और ये बात वादे तौर पे तो मरियम नवाज साहिबा के पास इस वक्त जो है चैलेंजेस हैं कि उनकी लीडरशिप के हवाले से भी एक सवालिया निशान जो है मुस्लिम लीग नून के बाद लोग दबे अल्फाज में ये कह रहे हैं कि उनसे बहुत ज़्यादा तजुर्बेकार पार्टी के अंदर लोग हैं। लेकिन जाहिर है मरियम नवाज साहिबा का उनकी एक करिज्मेटिक पर्सनालिटी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। और बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात को ही सेकंड करूंगी कि मजीद एक्सपीरियंस्ड लोग जो पार्टी में मौजूद है वो सीनियरिटी बेस्ड पर अगर उनको मौका दिया जाए आगे आने का, बनिस्बत इसके कि जो लाइमलाइट में हो और वो अगर पाकिस्तान को इन मुश्किल हालात में कैंपेन की सूरत में किसी भी सूरत में निकालने की कोशिश करें। ऑल्दो शी इज़ बैक, वापस आ रही है, वो देखते हैं कि क्या सूरत हाल, डायनामिक्स सियासत के कितने चेंज होते हैं उनके वापस आने से। हमने एक क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। होपफुली क्या आपने अपने दिन का आगाज बेहतरीन अंदाज में कर लिया होगा, बिकॉज इट्स फ्राइडे और वीकेंड अराउंड द कॉर्नर और आपने वीकेंड के लिए भी बहुत सारे प्लान किए होंगे। बट ऑल दो आज चूंकि वीक का आखिरी शो होता है तो हमारी कोशिश होती है कुछ इंटरेस्टिंग भी आपसे शेयर किया जाए। ओवर द वीकेंड आप सोचें कि हम भी ये कर सकते हैं। अब आप ये सोचें कि अनोखी चीज़ है, गूगल से हम हर चीज़ निकाल लेते हैं। मतलब गूगल डॉक्टर भी है, गूगल आपके लिए रिसर्च प्लेटफॉर्म भी है। आपने जो भी करना है गूगल इज अ सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। गूगल हमें सिखाता है कि कोई काम अगर हमने करना है तो हमने कैसे करना है, लेकिन कोई ऐसा भी है जो गूगल को सिखाता है। और क्या सिखाता है? उर्दू सिखाता है। अब वो कौन है, ये काम वो कैसे करते हैं, आपसे मुलाकात कराते हैं। काशिफ अब्दुल रज़ाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बेसिकली गूगल क्राउड सोर्स इन्फ्लुएंसर हैं। तो आपको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। मैंने तो तेरे इंट्रो में बता दिया कि आप तो टीचर हैं भी गूगल के, लेकिन आप ये काम कब से कर रहे हैं और उर्दू कैसे सिखा रहे हैं और ये काम कैसा है, ये बताइएगा इस हवाले से। मुझे करीबन 7 साल हो चुके हैं। मैं गूगल कम्युनिटी का हिस्सा हूँ और उससे पहले गूगल मैप्स पे हम लोग काम करते थे। गूगल के जितनी भी जो आप अगर देखेंगे जो लोकेशंस हैं हम लोग वो ऐड करते थे। और उसके बाद फिर गूगल क्राउड सोर्स कम्युनिटी का मैं हिस्सा बना और उसमें फिर ये फायदा हुआ कि हमें ये मौका मिला कि हम गूगल को सिखा सकें कुछ। और सबसे ज्यादा उसमें जो अहम जो चीज थी वो ये थी कि हम गूगल को उर्दू के बारे में बता सकें, जो हमारी अपनी एक कौमी ज़बान है और जिसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उर्दू ऐसी ज़बान है जो पाकिस्तान के हर हिस्से में बोली और समझी जाती है। और उसको यूज करने के लिए कितने तालिब इल्म हैं, कितने कारोबारी लोग हैं जो डेली बेसिस पे यूज करते हैं इसे। अच्छा, मुझे बताइएगा काशिफ साहब ये काम आप करते किस तरह से? और अगर उर्दू की बात की जाए खास तौर पर, यकीनन हमारी कौमी ज़ुबान है, लेकिन उर्दू में गूगल को गूगल कम किया जाता है। तो आपने जब ज्वाइन किया उस वक्त और उसके बाद 7 साल हो गए इस बात को, इस सारे प्रोसेस में, जर्नी में आपने क्या क्या सीखा और ये पूरी जर्नी जो है कैसी रही? इस वक्त जो आपकी सर्विसेज हैं वो किस चीज़ को लेकर है? देखें, गूगल को सबसे पहले जो आखिरी सवाल है मैं उसका पहले जवाब दूंगा कि हम लोग ये करते कैसे हैं। कि आपके या हर किसी के मोबाइल में एक ऐप होती है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल क्राउड सोर्स, जो गूगल प्ले स्टोर से आप निकाल सकते हैं। तो वो जब आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद फिर उसी में ही आपको बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन तो ये आएगा कि आप अपनी जबान सेलेक्ट करें, जो कि आप अंग्रेजी और उर्दू दोनों कर सकते हैं। उसके बाद उसी ऐप के अंदर एक ट्रांसलेशन का ऑप्शन होता है। उस ट्रांसलेशन के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पे ही आपको ये गूगल एक जुमला दे देगा अंग्रेजी में, जिसको आपको उर्दू में तर्जुमा करता है, जिसको आपको उर्दू में तर्जुमा करना होगा। आपकी एक्सपर्टीज अगर अंग्रेजी में है, आपकी एक्सपर्टीज अगर उर्दू में या दोनों जबानों में, तो आप गूगल की खिदमत नहीं करेंगे, आप अपने मुल्क के और अपने मुल्क के तालिब इल्म की खिदमत करेंगे। जी हरमीत। जी काशिफ साहब, ये बताइएगा कि ये तजुर्बा रहा कैसा आपका, कितना और रिस्पांस की अगर मैं बात करूं उन लोगों के लिए जो इंग्लिश समझते नहीं है या थोड़ी बहुत समझते या लिखना उनके लिए पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इससे फीडबैक किस तरह आ रहा है लोगों का, इसको आप कैसे देखते हैं और आसानियां कितनी हो गई हैं उर्दू समझने और पढ़ने वालों के लिए?
इस सिलसिले में सबसे जो अहम जो चीज है, हमें ये चीज समझनी होगी कि गूगल का जो तर्जुमा हम हासिल करते हैं वो किससे हासिल करते हैं। गूगल ट्रांसलेटर है और गूगल असिस्टेंट है। ठीक है, हमारे एक दोस्त हैं जो थर में रहते हैं, उनकी वालदा को सिंधी के अलावा कोई और जबान नहीं आती। वो गूगल असिस्टेंट यूज करती हैं। गूगल असिस्टेंट यूज करके वो अपने जो उनके जो बच्चे हैं उनको अंग्रेजी पढ़ाती हैं। मेरे एक दोस्त गुलाब जो हमारे साथ हमारी टीम में भी शामिल है, तो हमारा तजुर्बा इस लिहाज से अच्छा रहा कि हमारे कंट्रीब्यूशन लास्ट हमने कोई 6 महीने कबल हमने तकरीबन 35,000 हैंड राइटिंग के नमूने उर्दू के और सिंधी, हमने 35,000 नमूने हमने गूगल को प्रोवाइड किए, मुख्तलिफ हैंड राइटिंग्स उर्दू की। उससे ये आसानी हुई कि गूगल अब उर्दू को बहुत बेहतर तरीके से पहचानने लगा है। अगर आप गूगल लेंस यूज करते हैं, किसी भी उर्दू हैंड राइटिंग पर आप रखेंगे तो उसका आपको ऑटोमेटिक अंग्रेजी तर्जुमा मिल जाएगा उसी वक्त। ठीक है काशिफ, ये बताएगा कि हमने ये सुना भी है कि आप वॉलंटरली काम कर रहे हैं, हालांकि आपकी शर्ट पे लिखा हुआ है क्राउड सोर्स बाय गूगल। गूगल में तो काम करने की हर किसी की ख्वाहिश होती है और हम इस चीज़ को बहुत चेरिश भी करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। ऑब्वियसली आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट व्हाई यू आर डूइंग सो, मतलब ऐसा क्यों? बिल्कुल आपने सही सुना, ये बिल्कुल वॉलंटियर काम है और इसके हमें कोई पैसे नहीं मिलते। और काम मैं आपको दोबारा कहूंगा कि हम गूगल के लिए नहीं करते, हम अपने मुल्क के लिए करते हैं और हम इसको एज अ टूल यूज करते हैं। ये एक टूल है हमारे लिए जिससे हम अपनी जबान की खिदमत कर सकते हैं, अपने सकाफत को हम पूरी दुनिया में रोशनास करवा सकते हैं। और सबसे बढ़कर हमारा जो पाकिस्तान में टूरिज्म में कितना ज्यादा पोटेंशियल है, आप भी जानते हैं। एक तारीख के हवाले से पाकिस्तान अगर मोहनजोदाड़ो से लेके और आप कतासराज टेम्पल तक जाएं तो तारीख भरी हुई है और जरूरत इस अमर की है कि हम इसे दुनिया के सामने उजागर करें। और इसके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म गूगल से बढ़कर कोई भी नहीं है, क्योंकि गूगल कोई भी जब भी हम कोई काम करते हैं, जाहिर बात है कोई नया काम जब हम करते हैं तो हम हमारे दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसे ख्यालात, ऐसी सोच आती है या कोई ऐसे मुश्किलात आती हैं जिसके बिना पर हम सोचते हैं कि कहीं ना कहीं ये मुश्किलात औरों की ज़िंदगी में भी हैं, तो हम क्यों ना शुरुआत कर लें। तो ऐसा कोई वाक़या सुना है कि उसके बाद आपने शुरुआत की और वो भी बगैर किसी, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान की मैं खिदमत कर सकूँ, तो कोई ऐसा वाक़या हुआ था कि कुछ सोच आई थी कि क्यों ना मैं इस जगह पे भी कुछ काम दे सकता हूँ, खिदमत सर अंजाम दे सकता हूँ? बिल्कुल, देखिए मेरी खुद अपनी अंग्रेजी बहुत कमजोर है, सब ये बिल्कुल सही बात है। और मगर मैं अंग्रेजी में आर्टिकल लिखता हूँ। एक हमारा फोरम है लोकल गाइड्स कनेक्ट के नाम से, उसमें अंग्रेजी में पाकिस्तान के टूरिज्म के बारे में आर्टिकल लिखता हूँ। तो मुझे डेली बेसिस पे जरूरत पड़ती थी, ठीक है, और मैं गूगल असिस्टेंट यूज करता था जिससे मैं उर्दू में बोल के और मैं अंग्रेजी की ट्रांसलेशन हासिल करता था। तो उसमें मुझे काफी मुश्किल हो रही थी, मुझे ट्रांसलेशन सही नहीं आती थी। और इसमें मतलब आपको पता है मुज़क्कर मोनस का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता था। बिल्कुल। तो फिर मुझे ये प्लेटफॉर्म नजर आया गूगल क्राउड सोर्स का, जहां से मुझे एक आइडिया मिला कि मैं इसको उर्दू इसकी बेहतर कर सकता हूँ। ना सिर्फ मैं बल्कि पाकिस्तान में फैली भी एक बड़ी कम्युनिटी है और हम लोग एक 4 लोगों की टीम भी है यहाँ पे पाकिस्तान में, जो हम लोग लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को हम बताते हैं। इस सिलसिले में हम मुख्तलिफ शोज वगैरह भी करते हैं जो कि वॉलंटियर है। ऑलराइट, काशिफ ये भी बताएगा, ऑब्वियसली आपने शुरू तो अकेले किया होगा, लेकिन गूगल एक्सपर्ट बहुत सारे हैं, दे वांट टू बी द पार्ट ऑफ द गूगल, बिकॉज आपको पता है हैशटैग है और लोग बहुत ख्वाहिश करते हैं इस चीज़ को हमको सीखे भी और इस चीज़ की सर्विसेज भी दें। पाकिस्तान को चूँकि रिप्रेजेंट कर रहे हैं या आप गूगल का पार्ट हो, हर किसी की ख्वाहिश होती है। तो आप अकेले काम करते हैं या आपके साथ एक टीम है या आपने दूसरों को भी ये काम सिखाया और आप सिखाना भी चाहते हैं? हमारी जो मेन लीडिंग टीम है वो हम 4 लोगों पे मुश्तमिल है। एक मैं हूं, एक बिलाल शेख है, रिजवान शेख और शाहीन गुल है। हम 4 ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ जगह पे लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के जरिए। मगर मेन जो मसला आता है वो इसके बदले मिलेगा क्या, इस सवाल के बाद जो है ना लोग पीछे हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। तो हमें सबसे बड़ी जो मुश्किल आती है वो यही आती है कि इसके हम ये काम करेंगे, इसके बदले हमें मिलेगा क्या।
तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझने की जरूरत है कि इसके बदले में आपको मिलेगा क्या। इसके बदले में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आप फलाही कामों के लिए करते हैं, जो आप लोगों की फलाह के लिए करते हैं, ये भी उसमें से एक शामिल है, उसमें से ये काम है। ठीक है। बिल्कुल काशिफ साहब, अगर हम देखें, बहुत अच्छी बात आपने की कि हम मुआवजे को देखते हैं, हम कहीं ना कहीं सोचते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ मिलेगा तब हम काम करेंगे, लेकिन आप जैसे लोग बहुत ही कम होते हैं हमारे मुल्क में जो सिर्फ मुल्क और फलाई काम या आवाम का सोचते हैं। काशिफ साहब, आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जिसको जितना भी अप्रिशिएट किया जाए कम है, लेकिन मुझे ये बताएं कि कौन कौन सी मजीद ऐसी सी कौन सी कमियां हैं जिनको आपकी टीम देखती है या आप चाहते हैं कि उनको भी दूर कर दिया जाए। जो पाकिस्तानी है, बहुत सारे लोग जो हैं इंग्लिश नहीं समझते, तो उनकी वो मुश्किलात जो हैं वो भी दूर हो सकती हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारे फायदे हैं जो आम आदमी जो है उस तक उसकी रसाई हासिल हो सकती है। क्या कहेंगे इस पे आप? सबसे बढ़कर तो उर्दू अंग्रेजी तर्जुमे, सिंधी और पश्तो, ये 3 जबानें ऐसी हैं जिन पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जिन लोगों की इन तीनों जबानों में एक्सपर्टीज है, जो इन तीनों जबानों में महारत और साथ में अंग्रेजी में महारत रखते हैं, उन्हें जरूर गूगल क्राउडसोर्स कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहिए। क्योंकि आप सिर्फ दिन के 5 मिनट लगाकर आप आप गूगल को, पाकिस्तान को वो वक्त दीजिए जो 5 मिनट आप किसी और चीज में जाया कर रहे हो। तो अब एक 5 मिनट देकर और उर्दू को गूगल क्राउडसोर्स में के प्लेटफॉर्म के जरिए से बेहतर कर सकते हैं, जिससे मेरे और आपके जैसे कितने लोग होंगे जिनको फायदा हो सकता है। ठीक है। काशिफ ये बताएगा कि गूगल सर्टिफाइड जो लोग होते हैं, मतलब ऑब्वियसली गूगल जो है वो हमेशा उन लोगों को बहुत अप्रिशिएट करता है जो उनके लिए काम करते हैं। सो दे अप्रोच यू बाय देमसेल्फ, और इस तरह से कोई सर्टिफिकेशन, मे बी दे कॉल यू कि आप वहाँ पर आके भी सर्विसेज दें, तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। देखें, वही सारी बात है कि एक तो ये वॉलंटियर काम है, मगर इसके बावजूद हमें गूगल रिकॉग्नाइज करता है। और लास्ट 2021-2022 में दुनिया के जो 50 बेहतरीन कंट्रीब्यूटर्स है उसमें मेरा नाम था, और इसी में ही मुझे अवार्ड दिया गया। और इससे पहले सन 2018-2019 में भी गूगल की समिट यूएस में हुई थी, और जिसका मैं पार्ट था, मगर मैं जा नहीं सका था अपने किसी वीजा की वजूहात की वजह से। मगर गूगल के इवेंट इंटरनेशनल होते रहते हैं जिसमें ये पाकिस्तानियों को रिकॉग्नाइज करते हैं, बल्कि पूरी दुनिया से लोगों को रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनके एक स्पॉन्सर ट्रिप देते हैं। तो एक बड़ा एजाज है ये। जी हरमीत। काशिफ साहब, आपने जिस तरह फरमाया कि हम ट्रेनिंग भी करते हैं मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ लोगों की, बहुत अच्छी बात है, और जाहिर बात है आपने वो शिकवा जो लोगों का था वो भी सामने हमारे रखा, नाज़रीन के सामने रखा। अब आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे नौजवान होते हैं, हमने देखा है कि मुख्तलिफ बच्चों को वो किसी पार्क में, उनके पास अगर कोई बिल्डिंग नहीं होती तो जाके बच्चों को पढ़ाते हैं, बिला मुआवजा जो है वो काम करते हैं। ऐसे आज आपको टेलीविजन की स्क्रीन पर देखे बहुत सारे नौजवान होंगे जिनका दिल करेगा कि वो भी ये खिदमात करे जो आप खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। क्या कुछ ट्रेनिंग का आप सोचते हैं कि कराची या इन इलाकों में या दीगर ऐसे शहरों की तरफ आपका रुख हो, ताकि नौजवान आ सके और वो तरीक़ाकार क्या होगा कि वो भी पार्टिसिपेट कर सके और कुछ सीख सके और वो खिदमत कर सके जो आप कर रहे हैं, दीगर आपकी टीम कर रही है? जी बिल्कुल। उस सिलसिले में हम पाकिस्तान, ये कराची में मौजूद लिंकन कॉर्नर में हम 3 सेशन कर चुके हैं पहले, 1 साल पहले, और अभी कुछ टाइम पहले मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में हमने एक सेशन किया, और फरवरी में भी हमारा एक सेशन है जिसमें हम गूगल की जो टीम है उसके जरिए से लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताएंगे। और ये फ्री कोर्सेज हैं जो लोग हासिल करेंगे, जो यूनिवर्सिटी के तलबा हासिल करेंगे। वो अपनी यूनिवर्सिटी से जो भी उनको तालीम मिलती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में वो अलग है, मगर जब आपको गूगल खुद, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक समझे कि एक मास्टरपीस समझा जाता है, वो आपको जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताएगा और मशीन लर्निंग प्रोग्राम के बारे में बताएगा तो उसकी क्या बात होगी। तो उस सिलसिले में हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में हम ये सेशन करते हैं, और ये भी एज अ दोबारा कहूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट हम करते हैं, और सिर्फ मकसद यही होता है कि हमारी यूथ इस तरफ आए। वो
आपको पता है कि वो मुख्तलिफ काशिफ साहब, एक और चीज है, बहुत बहुत इसमें कोई शक नहीं है कि आप जो काम कर रहे हैं, मैं बारहा इसकी तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया, हम पड़ोस में देखें, हिंदुस्तान की मिसालें हम इसलिए देते हैं कि सिर्फ एक दिन का फर्क था आज़ादी में अगर हम देखें, लेकिन वहां पे हालात बड़े बदले हुए हैं, लोग बड़े तेज हो चुके हैं, मुख्तलिफ जगहों में जॉब भी कर रहे हैं, गूगल में भी जॉब कर रहे हैं। ऐसे में अगर हम देखें हमारा जो निज़ाम है, क्योंकि अब दुनिया बदल रही है, तेजी से चीज़ें बदल रही हैं, और कहीं ना कहीं फ़वाइद भी अगर लोग हासिल करना चाहते हैं तो आजकल गूगल से या दीगर प्लेटफॉर्म से हासिल कर सकते हैं। तो आप क्या हुकूमत को, क्योंकि इसमें बिला मुआवजा आप तो काम कर रहे हैं लेकिन बहुत सारे लोग नहीं करेंगे, तो ऐसे में गवर्नमेंट से आप क्या अपील करेंगे? अगर कोई सारे ट्रेनिंग सेशन में मुआवनत की जाए आपकी, या कुछ चीज़ें जो हैं उसको सब्जेक्ट के तौर पर रखा जाए स्कूल्स में, तो उसका आने वाली जो नस्लें हैं उनको क्या फ़ायदा होगा और मुल्क को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, जो बेसिक तालीम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो सबसे ज्यादा जो है ना, सबसे ज्यादा जरूरी है इस वक्त, यूनिवर्सिटीज में भी और कॉलेजेस में भी। और उस सिलसिले में हुकूमत से तो मैं सिर्फ मैं अपनी बात करूंगा, मैं अपनी टीम की बात करूंगा कि हम लोग सिर्फ ये हुकूमत से चाहते हैं कि हमें यूनिवर्सिटीज तक हमें रसाई दी जाए जहां पे हम लोगों को गूगल के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करवा सके, जो कम से कम बेसिक है वो बेसिक तो हासिल करें। जब बेसिक आप हासिल करेंगे तो आप ऊपर तक जाएंगे ना, आप पहला स्टेप तो चढ़ने की कोशिश करें ना। तो हम ये चाहते हैं कि हमें यूनिवर्सिटी हमें जो कराची की या किसी भी मुल्क के किसी भी हिस्से में कोई भी यूनिवर्सिटी है वो हमें अप्रोच करे और हम उन्हें गूगल के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करवाएं, और वो डायरेक्ट काश साहब, होपफुली कि आपकी रिक्वेस्ट जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट तक पहुंच चुकी होंगी, और यू आर जस्ट डूइंग सच एन अमेजिंग जॉब, और बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से, क्योंकि आप बिल्कुल वॉलंटियरली अगर ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, यूथ के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए कर रहे हैं, तो ये बहुत बेहतरीन बात है। हमने एक क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपकी मुलाकात फौरी तौर पर कराते हैं हम ACCA टॉपर से, और ACCA टॉपर भी आप देखें कि अगर 180 ममालिक ने पार्टिसिपेट किया हो और इसमें आपने टॉप किया हो, और टॉप भी आपने कैसे किया हो, आपने 99% मार्क्स लिए हो। आपको पता है कि ACCA का हर साल एग्जाम होता है फाइनेंशियल का, और ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एग्जाम है, इसमें हुज़ैफा ने 99% लेके पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। तो हम हुज़ैफा के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। हुज़ैफा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। कहिएगा, वैसे मैंने ब्रेक्स पे हम जब थे तो मैंने तभी पूछा था, मैंने कहा ज़ैफ़ा कितना पढ़ते हो? ज़ैफ़ा ने कहा 6 से 7 घंटे पढ़ लेता हूँ, वो भी तब जब मेरे एग्जाम्स करीब हो, अदरवाइज नॉर्मल ही पढ़ते हैं। लेकिन आपको पता है ना ज़ैफ़ा, आप नॉर्मल नहीं है। कैसे आपने मतलब इतना पढ़ना, और फिर इतनी, मतलब आपके तो किताबी कीड़ा होना चाहिए आपको, इसलिए इतना पढ़ना? नहीं, मैं किताबी कीड़ा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं अपनी सोशल एक्टिविटीज़ करता हूँ सारी। अच्छा। क्रिकेट खेलता हूँ, दोस्तों के साथ जाता हूँ, फैमिली के साथ बाहर घूमने फिरने जाता हूँ, लेकिन इंटरेस्ट है मेरा बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। अच्छा, इंटरेस्ट है, ठीक है। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से पिछला भी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर था उसमें भी मेरे 100 मार्क्स थे। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेरी शुरू से ही थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। फिर भी तैयारी कितनी करनी पड़ी? तैयारी जो सिलेबस कवर करना होता है, 7 लेक्चर्स के मैं करता रहता था, रिवाइज कर लेना लेक्चर रोज़ाना का रोज़ाना, और एग्जाम्स के करीब जाके प्रैक्टिस को टाइम देता था 6 से 7 घंटे एक दिन के। अच्छा ज़ैफ़ा, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं ना, मतलब जो पढ़ाई में एवरेज होते हैं, उनको पता है ज़्यादा पढ़ना भी पड़ता है, एग्जाम्स के करीब तो आपको और ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। आप क्या समझते हैं कि अगर आप 7 चीज़ें कवर करते रहते हैं तो कंपैरेटिवली एट द एंड ऑफ द एग्जाम जो डे होता है, तब आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है, या फिर तभी पढ़ना पड़ता है जो आखिर में होता है? नहीं, मेरे ख्याल से हर स्टूडेंट की जो अप्रोच होती है थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन अगर आप 7 कवर कर लेते हैं तो एंड पे जाके आपको सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत होती है, और अगर एंड पे जाके आप सिलेबस कवर करना शुरू कर दें, क्योंकि थोड़ा एक्सटेंसिव भी होता है इसका सिलेबस, तो वो फिर मुश्किल ज़्यादा होती है। अच्छा ज़ैफ़ा, एक हिस्ट्री होती है, ACCA में आपने टॉप किया, 99% मार्क्स लिए, 180 ममालिक, लाइक आप डिजिट्स है ना, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अब आप भी बताएं कि एक हिस्ट्री है, मतलब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तमाम चीज़ों में इस तरह से टॉपर रहे हैं, इस तरह से आप इंटेलिजेंट थे, फैमिली में सब भी ऐसे आपको प्रो करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, टॉपर तो मतलब सेकंड फर्स्ट पोजीशन ही स्कूल में आती रहती थी, लेकिन मैथ्स में मेरे हमेशा सबसे अच्छे मार्क्स होते थे कंपैरेटिवली बाकी सब्जेक्ट से। तो उसके बाद जब मैं ACCA में आया तो यहाँ पे भी मुझे बहुत इस तरह का लगा कि जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं, इसके न्यूमेरिकल पेपर्स हैं, उसमें मैं हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा परफॉर्म करता आया हूँ। अब क्या प्लान है? टॉप तो कर लिया हमने, अब बस ACCA कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह मैंने 3 साल की हमारी वो रिक्वायर्ड होती है इंटर्नशिप, वो किसी बिग 4 की फर्म में इंशाल्लाह ज्वाइन करूंगा। उसके बाद फिर इंडस्ट्री के अंदर अपॉर्चुनिटीज, अपनी इंडस्ट्री के अंदर, ये सबसे अच्छी बात है। हरमीत हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से। हरमीत, आपका मैथ्स कैसा है? वैसे आपके अकाउंटिंग कैसी आती है आपको?
मैं मेरा मैथ्स बिल्कुल बेकार। अच्छा हुज़ैफा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ज़ाहिर बात है एससीसीए की बात की जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट, यानी आप तो कमाल हैं, आप तो बेमिसाल हैं, लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत टाइम उनको लग जाता है। उसकी क्या वजह थी, कौन सी जगह पे उनकी कमजोरी होती हैं जो वो आगे नहीं निकल पाते? मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अब तक मैं उनको देखता हूं तो बहुत सारे मामलों में आज भी अटके हुए हैं, यानी हम कहाँ गुजर गए वो अभी अटके हुए हैं। तो इसकी क्या वजह होती है, बेसिक वजह क्या होती है भाई? आई थिंक ये थोड़ी सी ना टेक्निकल क्वालिफिकेशन है। लाइक जो हमारा पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है वो ज़्यादा फोकस करता है कि बच्चे की हाफिज़ा टेस्ट करने पे कि वो किस तरह से याद कर रहा है और किस तरह से उसको रिप्रोड्यूस कर रहा है एग्जाम के अंदर। लेकिन यहाँ पे हर चीज़ कॉन्सेप्चुअल है, आपको कॉन्सेप्ट्स दिए जाते हैं और उसके बाद एक इंडिपेंडेंट बॉडी ACCA की जो UK की क्वालिफिकेशन है, क्योंकि ये तो ब्रिटिश काउंसिल के अंदर आपके एग्जाम्स होते हैं और आपका एग्जाम बना भी ACCA वाली बॉडी रही होती है। तो इसमें फिर आपने उन कॉन्सेप्ट्स की इंप्लीमेंटेशन करनी होती है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। तो थोड़ा सा वहाँ पे मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स लैग करते हैं। मेरे पास मेरे क्लास फेलोज ऐसी एग्जांपल्स हैं जो मैट्रिक FSC में 90% से अबव मार्क्स लेके तो उनसे ACCA के पेपर्स पास नहीं होते हैं। तो आई थिंक यही मेन रीज़न है कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो ज़्यादा फोकस कॉन्सेप्ट्स पे नहीं बल्कि ज़्यादा फोकस याद कराने पे करता है। अच्छा, आपको पता है ये बात वाकई बहुत रियलिस्टिक एक और चीज जो हमने देखी है, यानी मुझे याद है कि एक वक्त था कि ACCA जब नया नया आया तो लोग जो जितने भी स्टूडेंट थे, एक रुझान बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और हर दूसरा जो है बंदा इसकी तरफ गया और फिर कहीं ना कहीं वापस भी आया, क्योंकि आपने जो बताया कि बड़े मुश्किलात भी होते हैं, बहुत सारी चीजें जो हैं, बहुत सारा फर्क भी है। अब आप क्या देखते हैं कि क्या उसी तरह ट्रेंड है या स्टूडेंट आते हैं या उस तरह मुकाबला या जिस किस्म की से लोग पार्टिसिपेट करते थे या आते थे, एडमिशन लेते थे और बड़ी खुशी खुशी आते थे, अब आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में उसी तरह है या लोग जो स्टूडेंट किसी और तरफ उनका रुख हो गया है? नहीं, आई थिंक ACCA में स्टिल बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है वो स्टार्टिंग के जो पेपर्स है उसमें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है और स्टार्ट बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। लेकिन अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पता चल जाता है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है तो वो फिर अर्ली स्टेजेस पे ही उसको छोड़ के चले जाते हैं। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो उसको एंड तक फर्स्ट अटेम्प्ट में कंप्लीट कर पाते हैं। तो लेकिन स्टिल इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का भी मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ उनको कि जिनका इंटरेस्ट है काउंटिंग की साइड पे उन्हीं को इस क्वालिफिकेशन में आना चाहिए। अच्छा हुज़ैफा, देखिए आपने एक बात कोट की कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आपकी क्लास में ऐसे थे जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लिए अपनी, अगर एकेडमिक हिस्ट्री की बात की जाए। लेकिन अगर यहाँ पे टेक्निकलिटीज़ को हम देखें तो रट्टा सिस्टम बहुत ज़्यादा है, ये आप जानते हैं। हमने एनालिसिस कम करना होता है, हमने थ्योरेटिकल अप्रोच पे काफ़ी रखा हुआ है लेकिन प्रैक्टिकल हमारा जीरो है कहीं ना कहीं ना। तो आपको क्या लगता है कि ये जो फ्लॉज है, ऑब्वियसली स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से ही है, लेकिन इस फ्लॉज को फिल करने के लिए इंटरेस्ट तो चलिए आपका है अकाउंटिंग में, लेकिन फिर भी आप रट्टे के यूज्ड हुए हैं, सो वो एनालिसिस जो है वो इतने कम वक्त में आप कैसे इस एग्जाम के लिए कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए हमारी जो शुरू के जो क्या कहते हैं कोर्सेज हैं, जो शुरू के पेपर्स हैं, उसमें प्रॉपर इस चीज़ को लेकर चला जाता है। उसमें रट्टा भी होता है बीच में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको कंसेप्चुअल की तरफ शिफ्ट करते हैं, शिफ्ट किया जाता है। और बीच में कुछ ऐसे पेपर्स भी हैं जिसमें रट्टा लगाना भी पड़ता है, लेकिन स्टिल इसमें ज़्यादा फोकस कंसेप्चुअल के ऊपर ही होता है। मुस्तकबिल क्या देखते हैं इस पाकिस्तान में, खासतौर पे इस फील्ड में? अगर तो पाकिस्तान की बात की जाए तो मेरे ख्याल से इस फील्ड का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। टैक्सेशन इंडस्ट्री में, ऑडिटिंग इंडस्ट्री में, रिपोर्टिंग इंडस्ट्री में, कॉस्टिंग में और डाटा एनालाइजिंग में, और लेकिन CA के साथ इसको थोड़ा सा ज़्यादा कंपेयर किया जाता है। और पाकिस्तान, क्योंकि CA पाकिस्तान की क्वालिफिकेशन है तो CA को थोड़ी सी ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है ओवर ACCA स्टूडेंट्स। लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन की बात करें तो 180 कंट्रीज़ में ये रिकग्नाइज्ड है क्वालिफिकेशन। आप यूरोप चले जाएँ, आप गल्फ कंट्रीज़ में चले जाएँ तो आपको फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। अच्छा, फ्रॉम नोवेयर कभी कभी आपके दिमाग में ये चीज़ आ अच्छा जाती है? हुज़ैफा, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूँगा, बार बार ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि जाहिर बात है बहुत सारे तलबा जो है, बहुत सारे स्टूडेंट भी वो जानना चाह रहे हैं। आप जैसे बहुत सारे कम लोग होते हैं जो यहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग जिनको नाकामी हुई, कहीं ना कहीं उनकी कोशिश ये थी कि यहाँ पढ़ा जाए, यहाँ से ना हुआ तो उन्होंने शिफ्ट किया UK या ऑस्ट्रेलिया, मुख्तलिफ ममालिक वो चले गए। क्या आपको लगता है क्या उधर कोई आसानी है समझने में, किन चीज़ों में फ़र्क जो है वो है जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट मुँह कर जाते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई बात है। अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट स्कैन्स की बात करूं तो वो दुनिया के कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स में से हैं जो कि जिनको ACCA की तरफ से प्लैटिनम अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर का स्टेटस मिला हुआ है, और उनका जो स्टैंडर्ड है वो बहुत से UK की भी इंस्टीट्यूट से बेहतर है। और पाकिस्तान में रह के अगर आपको UK की क्वालिफिकेशन मिल रही है तो ये मेरे ख्याल से इससे बेहतर और क्या हो सकता है।
अच्छा, स्कैन्स हमारे पास एक इदारा है जिसका हैशटैग नेम भी, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनका कोर्सेज, उनका टाइमलाइन, उनका तरीका वो इस तरह से होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आपको शिफ्ट करते हैं, बिकॉज बच्चे की एक बहुत पुरानी आदत है रट्टा लगाने की ना, और प्रमोट भी किया जाता है रट्टा सिस्टम को, तो बच्चा मुश्किल से शिफ्ट होता है लेकिन चले हो जाता है। अब आपने अगर सेल्फ स्टडी की बात की जाए तो आपने किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया ताकि जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं जिन्होंने अपेयर होना है एग्जाम में भी, उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे इस हवाले से? उनको टिप्स यही हैं कि मेहनत करनी चाहिए और उसके अलावा ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि कॉन्सेप्ट को ग्रैब करके उसको आप अपने अल्फाजों में बयान कर सकें, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर फोकस किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में तो बस ज़्यादातर रट्टे पे फोकस किया जाता है। तो जिस तरह एनालिसिस करना है, इस पेपर के अंदर एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है जिसके अंदर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर एनालिसिस करना होता है, तो उसमें रट्टा बिल्कुल भी काम नहीं आता। उसमें आपने फिगर्स को कैलकुलेट करके उसके ऊपर पूरी इंटरप्रिटेशन करनी होती है जिसके अंदर आपने अपने अल्फाज यूज़ करने होते हैं। तो कॉन्सेप्ट इज बॉस, कॉन्सेप्ट इज एवरीथिंग। सो ज़ैफ़ा, थैंक यू सो मच, और हमारी तरफ से आपको एक बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तानी सारे आप पे फ़ख्र करते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी खुश होंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आवर साइड फॉर योर फ्यूचर। हमने एक क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त डॉलर है, रुपए की कदर तारीख में कभी इतनी नहीं गिरी, लेकिन अब सूरत हाल कैसे बेहतर हो सकती है, ये कैसे बेहतर की जा सकती है, इस पर हम बात कर लेते हैं। शबर जरी साहब हमारे साथ मौजूद है, हमारे माशियात हैं। सर, आपने आज हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। सर, कैसे आप? ठीक हैं सर? कहिएगा इंटर बैंक की बात कर लेते हैं, और हम अगर ओपन मार्केट की बात कर ले, कुछ दिन पहले, कुछ 2-4 दिन पहले की बात है, स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज की तरफ से कहा गया कि हम कैप हटा रहे हैं। उस वक्त ये प्रेडिक्ट किया गया था कि 250 पर आराम से पहुंच जाएगा ये डॉलर, और ठीक 2-3 दिन बाद वही हुआ। अब ये डॉलर सर, इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और अगर हमारे स्टेट बैंक की बात करें तो वो इस पर क्या कर सकती है कि कम से कम अगर डॉलर मिल ही नहीं रहा मार्केट में, और अगर अवेलेबल है खरीदने जाओ तब भी नहीं मिलता, इसको रोका कैसे जा सकता है? कम करने की तो बात हम अभी फिलहाल नहीं कर रहे। देखिए, बात ये कि आपको एक बेसिक डिसीजन लेना है कि इसको आपने रखना है ओपन फ्लोट पर, मतलब ये कि डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे चलना है, और स्टेट बैंक इसमें इंटरवीन नहीं करेगा, और जो भी रेट मार्केट डिटरमिन करेगी उस रेट पर कारोबार होगा। ये एक उसूल है जो कि चलता है दुनिया में। एक दूसरा उसूल ये है कि आप डॉलर को मैनेज करे, स्टेट बैंक इंटरवीन करे और वो उस बेस पे रखा जाए जी। पाकिस्तान के लिए तो ये बेहतर होता कि वो स्टेट बैंक मैनेज करता, मगर पाकिस्तान में जो हवाले का कारोबार है और जो करेंसी का सिस्टम चल पड़ा है उसमें ये तकरीबन नाकाम हो चुका है, क्योंकि अगर आप मैनेज करते हैं तो फिर एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है मार्केट रेट का। तो ये बेसिकली जो कुछ भी हुआ है ये इस गवर्नमेंट की नालायकी है, क्योंकि मैं तो आपको बड़ा अच्छे से मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान की जो माशी हालात है इसमें आप अपने डॉलर रेट को मैनेज नहीं कर सकते। आपको एक फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करके अपना इंपोर्ट का बिल कम करना पड़ेगा, जिससे आपकी डिमांड फॉर डॉलर कम होगी, जब जाके आपका डॉलर बैलेंस होगा। आप ये आर्टिफिशियल तरीके से जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो गलत है। डिमांड ऑफ डॉलर कम करें तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा आपका जो इंक्रीज है। जी हमीद। शहबाज़ साहब, अगर इस सिचुएशन में देखें जिस किस्म के हालात हैं, रिजर्व अगर हम देखें स्टेट बैंक में तो 3.2 अरब डॉलर रह चुके हैं, मुआशी बहरान जो है वो कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। क्या आपको लगता है कि जो गलती खान साहब की हुकूमत में हुई यही गलती इन्होंने भी दोहराई? पहले तो उन्होंने बड़े दावे किए कि सागदार साहब आएंगे तो बहुत कुछ संभाल लेंगे, लेकिन IMF की तरफ ना जाना, ये ताखीर जो थी, ये सबसे बड़ी गलती जो है आज जो सिचुएशन है इसकी वजह यही है सर? देखिए, मैंने आज भी एक आर्टिकल लिखा है पाकिस्तान के एक बड़े अखबार के अंदर, और सॉरी मैं जरा एक मिनट सेट कर लूं। ठीक है, आप फ्रेम सेट कर लें, फ्रेम थोड़ा सा इसमें आप फ्रेम से आउट हो रहे हैं। हाँ, इट्स गुड सर। अच्छा, मैंने एक आर्टिकल लिखा है आज बिजनेस रिकॉर्डर के अंदर। जी जी। आप लोग बार बार कहते हैं कि इस गवर्नमेंट ने गलती की तो ये डॉलर बैलेंस नहीं हो रहा, उस गवर्नमेंट ने गलती की तो ये बैलेंस नहीं हो रहा। ये सब बातें गलत है। आप लोगों को पाकिस्तान की बारूजी हालत का अंदाजा नहीं है। पाकिस्तान मैंने 2021 16 दिसंबर 2021 को एक तकरीर की थी हमदर्द यूनिवर्सिटी में, जो बहुत ज्यादा चली थी मुख्तलिफ चैनल्स पर। उस पर मैंने कहा था कि पाकिस्तान एक दिवालिया मुल्क है।
ठीक है, और आप सारे पे नाराज हो, ठीक है। और ये उस वक्त की बात है जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी। तो ये जो चाहे वो इमरान खान साहब हों, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, चाहे वो मिलिट्री गवर्नमेंट हो, कोई भी आ जाए, वो इस माशी सूरत को, आज जो सिस्टम पाकिस्तान में चल रहा है, इसके बेस पर ये पाकिस्तान की मईशत को सही नहीं कर सकते। ये मेरी बात आज आप लिख लें और रिकॉर्ड पे रख लें, इनके बस का काम नहीं है ये, ठीक है। और इनके बस का काम इसलिए नहीं है कि पाकिस्तानी कौम अपने आप को सही करने को तैयार नहीं है। और मैं इसकी मिसाल दे देता हूँ, पाकिस्तानी कौम अपने बाजार बंद करने को तैयार नहीं है डे लाइट के लिए कि वो बिजली की कंजप्शन कम करे। पाकिस्तानी कौम पेट्रोल की राशनिंग के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो बहाना है कि इमरान खान ने IMF नहीं किया और इसने नहीं किया और उसने नहीं किया, ये सारी बेकार की बातें हैं। ये सिर्फ आप लोग, ये आपके डिस्कशन के लिए रेलेवेंट होगी, मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है। और मैं इसको कोई अहमियत नहीं देता कि इमरान खान ने डिले कर दिया था या ये लोग हैं, ये तो रेलेवेंट ही नहीं है। मतलब इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है डॉलर के रेट के साथ। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन शायद ये लॉजिकल रीजन जो है वो हम इसको कह सकते हैं कि हम डिस्कशन कर लें, इसके ऊपर बहस की जा सकती है। लेकिन अगर सॉल्यूशंस की तरफ आए तो आपको क्या लगता है क्विक डिसीजन वी हैव टू टेक, लाइक नाउ अगर हम बात करें, आपने कहा गवर्नमेंट जो भी है, जो गुजर गया वो हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं? फौरी तौर पर कोई ऑर्डिनेंस जो है वो लाया जाए, क्या मिनी बजट पेश किया जाए? मैं तो सिर्फ ये सवाल करना चाह रही हूँ कि हम इसको रोक कैसे सकते हैं? बढ़ने से भी, कम होने की बात तो अभी हम नहीं कर रहे। सो आपको क्या सोल्यूशन नजर आता है? आप एक माशरती सोशल इमरजेंसी लेकर आए जिसमें आप ये फैसला करें कि आप बाजारों को 6 बजे बंद करेंगे। इस तरह से आप एनर्जी कंजर्व करेंगे। गैस की जो सप्लाई है घरों में वो 12 घंटे नहीं आएगी, ऑफिशियली नहीं आएगी, लोड शेडिंग नहीं होगी बल्कि ऑफिशियली नहीं आएगी। आप बड़ी गाड़ियों के सड़क पे आना बंद करें 3 दिन तक। ये वो चीजें हैं। आप हज और उम्रा जो है इसको बंद करें और उसको सेल्फ फाइनेंसिंग में लेके जाएं। आपकी एकदम आपकी शक्ल बदल गई जो मैंने हज और उम्रे की बात की, आपको एकदम अच्छा नहीं लगा, ठीक है ना? नहीं सर, आपने उसको करेक्ट कर दिया, फौरन मैं समझ गई थी कि आप किस टेक्निकल पॉइंट की बात कर रहे हैं। हाँ, तो आप 2.5 बिलियन जो हज और उम्रे में डॉलर खर्च कर रही हैं, हाँ, बिल्कुल खर्च सेल्फ फाइनेंसिंग में करें। तो अगर आप लोग ये सारी चीजें नहीं करना चाहते, तो अगर ये सब चीजें नहीं करेंगे, तो अगर आप फरिश्ते भी लाके बिठा देंगे तो ये डॉलर बैलेंस नहीं होगा। ट्रू सर। इस तरह मैं कह रहा हूँ ना, आपको डिमांड कम करनी है ना, आपको मैनेज नहीं करना है, डिमांड कम करनी है। इकोनॉमिक्स का बुनियादी उसूल होता है कि किसी चीज की कीमत उसकी डिमांड सप्लाई के साथ रिलेट करती है। जब डिमांड कम होगी तो ऑटोमेटिकली उसका रेट कम हो जाएगा। अगर आपकी 70 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट रहेगी तो कभी भी डॉलर, और 60 की आपकी एक्सपोर्ट रहेगी, रेमिटेंस रहेंगे, तो किसी भी हालत में पाकिस्तान में डॉलर बैलेंस नहीं होगा, ये मुस्तकिल आगे बढ़ता जाएगा। आपको डिमांड को बैलेंस करना पड़ेगा, जो आप सुनने को तैयार नहीं है, जिसके कनेक्शन आप एज ए पाकिस्तानी सुनने को, IMF आ गया, IMF चला गया, ये बेकार की बातें हैं। IMF वाले तो इनसे बात भी नहीं करते, वो तो इनसे गुफ्तगू करने को तैयार नहीं है। मतलब वो तो क्या बात, इनकी क्या हैसियत बेसिकली, पाकिस्तान के हुक्मरान की क्या हैसियत है पाकिस्तान की मईशत के अंदर? ये तो बेचारे ऐसे ही खड़े, चलने दें, इनको सामने नजर आ रहा है, आपको चलने दें, आप असलियत की बात करें ना। अच्छा, अब आगे चले। ये तो हो गया शॉर्ट टर्म। अब आते हैं लॉन्ग टर्म पर। लॉन्ग टर्म में आपको कोई भी किसी भी हालत में आप 24 के अंदर जाकर 23-24 के अंदर आप डिफॉल्ट में जा रहे हैं, आप कुछ भी करने जा रहे हैं। अगर हाईवे प्रोग्राम आ गया तो भी जा रहे हैं, ठीक है, तो जा रहे हैं। अब उसको कैसे अवॉइड करना है? दिस इज द मेन प्रॉब्लम कि अगर हाईवे प्रोग्राम आता है उसके बावजूद भी पाकिस्तान की डिफॉल्ट को बचाने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है। उसका तरीका जो है वो ये है कि आपको एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक ऑर्डर एग्री करना पड़ेगा अमेरिका के साथ। और अगर आप अमेरिकन एम्बेसडर का आज का बयान पढ़ ले तो उसने आज ये बयान दिया है कि हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि वो तो कह रहे हैं कि हम करने को तैयार हैं, हम जो है वो हम जाहिलों की तरह हम बिला वजह की बातें कर रहे हैं। पहले जो आदमी आपको बचा सकता है
वो कह रहा है कि जी मैं आपके साथ बैठ के बात करने को तैयार हूं, मेरे साथ बात करो। आप इधर उधर की बातें लगा रहे हैं। तो आप सिंपली अमेरिकन के साथ जाके वो लोग बात करें अमेरिका के साथ जाके जिनकी क्रेडिबिलिटी है, जिनके साथ अमेरिका बात करने को तैयार है, जिनकी बात अमेरिकन सुनते हैं, जिनके अंदर अकल है, जो पाकिस्तान के सबर ज़ैदी साहब मुझे याद है जब आप भी उस वक्त थे बिहार में, हेड सारी चीजों को देख रहे थे, तब ताजिर बरादरी के हवाले से कुछ इकदाम आपने उठाए थे और पूरे जो इस्लामाबाद है उन्होंने घेर रखा हुआ था, बंद कर दिया था। हमने हमेशा देखा कि सियासतदान जितने भी हैं हमारे, वो कभी स्टैंड नहीं लेते। जो शराइत आप बता रहे हैं कि वही वाहिद हाल है जिससे मुल्क खड़ा हो सकता है। अगर इस पर स्टैंड नहीं लिया जाता तो कितना खतरा आप देख रहे हैं मुल्क को आगे। जिस तरह आपने फरमाया कि IMF का भी अगर प्लान हो जाता है, प्रोग्राम हो भी जाता है, तब भी खतरा हमारे सर के ऊपर हैं। तो कैसे देखते हैं अगर स्टैंड सियासतदान या ब्यूरोक्रेट या हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट नहीं लेती, तो मुल्क को आप कैसे देखते हैं, किस निगाह से देखते हैं, कहां देखते हैं इस सिचुएशन में? मुल्क तबाह हो जाएगा और डिफॉल्ट में चला जाएगा। वेरी शॉर्ट वेरी ट्रू सर। और उसमें कोई दो राय नहीं है ना कि ये अगर आप ये कहते हैं कि मैं रात को 12 दुकानें खोलूंगा, मैं इस वक्त सामान बेचूंगा, मैं अफगान काजिल को कंट्रोल नहीं करूंगा, मैं इंडिया के साथ दोस्ती नहीं करूंगा, मैं अपनी एरोगेंस को खत्म नहीं करूंगा, मैं अफगानिस्तान में तालिबान के साथ सेटलमेंट नहीं करूंगा, उनको सेटल नहीं करूंगा, तो फिर आप बेकार की बातें क्यों कर रहे हैं? मतलब फिर बिला वजह की बातें क्यों कर? फिर आप ठीक है 250 है, आज 250 है, कल 350 हो जाएगा, क्या होगा? यही होगा ना, और क्या होगा? तो यार एक तरफ आप कह रहे हो मैं कुछ नहीं करूंगा और फिर आप कह रहे हो कि खुद सही हो जाए, तो ये कैसे हो सकता है? मतलब बताया ना कि आपने कहा कि मैंने कोई चीज सही नहीं करनी, कुछ नहीं करना मैंने इंडिया के साथ बात करनी है रीजनल ट्रेड की, ना मैंने अमेरिका के साथ बात करनी है, जो वो कह रहे हैं उनसे बात करनी है, ना मैंने दुकानें बंद करानी है, ना मैंने पेट्रोलिंग की कंट्रोलिंग करनी है। तो दो ही चीजें हो सकती है ना, एक तो ये होगा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट में चला जाएगा, दूसरा यहाँ का गरीब आदमी मर जाएगा, और क्या होगा? जो मर रहा है आज अगर 224 रुपए 50 पैसे डॉलर जब बढ़ेगा, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि महंगाई का क्या असर होगा। कल बढ़ा है 24 रुपए 50 पैसे। और आप मुझे ये बताइए, बात सवाल का जवाब दें कि जिन्होंने ये 2 महीने तक डॉलर को पैक करके रखा, उससे जो $3.5 बिलियन पाकिस्तान में हवाले में चला गया, उसका जिम्मेदार कौन है? उसको लाए ना अदालत में कि उसे पूछे कि आपने क्या किया था? उसको क्यों नहीं पूछते? आप लोग क्यों नहीं सवाल करते कि ये बताए वो आदमी जिसने ये अब सब मानते हैं ना, अब सारे मानते हैं गलती थी ना, सब मानते हैं गलती थी, हम कह रहे थे गलती है, ये बेवकूफ है, तो आप तो उसके बारे में कोई सवाल नहीं करते। देखिए जी, मैं कहना नहीं चाहता, पर प्रॉब्लम जो है ना, आप लोग लोगों से नहीं कह रहा मैं, प्रॉब्लम हमारे मीडिया का भी है। आप भी गलत जगह पे स्ट्रेस कर रहे हैं। आप लोग स्ट्रेस ये करें कि जनाब ये मुल्क नहीं चल सकता, पहले ये इस्तेमाल यहां से करें, इस आपके इस रवैये के साथ ये नहीं चल सकता। हुक्मरान इरेलेवेंट है, हुक्मरान क्या कर लेगा? वो तो वही कर रहा है ना जो आप चाहते हैं। आप भी दोपहर को 2 बजे जाके दुकानों में बैठते हैं ना, जाके सुबह तो नहीं उठते। तो फिर ये इस अय्याशी के साथ कैसे चल सकता है? आपने इस पीरियड में, ये जो पीरियड गुजरा है जनवरी से लेकर 2022 से 2023 तक, 2022 के जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 तक, जो पाकिस्तान में डॉलर का डिप्रिसिएशन हो रहा है, वो तकरीबन कोई 100 रुपए के बराबर है, ठीक है ना, 80 रुपए के 90 रुपए के बराबर है। इस पीरियड में आपने बड़ी गाड़ियां इंपोर्ट की है ना? नहीं की है ना बड़ी गाड़ी इंपोर्ट? क्यों की है? मेरा सवाल ये है, क्या ऐसी कंट्री तो वो क्यों करता है? तो ये देखिए ना, ये वो सब्जेक्ट है जो आप लोग डिस्कस नहीं कर रहे कि क्यों ये गाड़ियां बिक रही है, कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, कौन गाड़ियां खरीद रहा है? आपको पता है कौन गाड़ियां खरीद रहा है? हम ये कौन बड़ी की डीलिंग कर रहा है, कौन कर रहा है? ये सारी चीजें मैं करने के लिए गया था ना इस्लामाबाद। बिल्कुल, मैं ये सारी चीजें कर रहा था। जब आप लोगों ने मुझे मजबूर किया, मैं वापस आ गया बाहर। मैं आपको बिल्कुल हमेशा से कहता हूं कि मेरे खिलाफ सबसे बड़ा मुहिम जो चलाई थी, मीडिया ने चलाई थी। मीडिया नहीं जान रहा कि मैं आ रहा हूं। आई वेरी क्लियर, मैं आपके सामने। राइट सर, राइट, वी टेक इट। तो ये बेकार की बातें हम क्यों कर रहे हैं?
मगर अब सवाल ये है कि अब क्या पाकिस्तान इन जाहिलों के हाथ में छोड़ दें? सवाल ये है कि ये जाहिल जो बैठे इनके हाथ में छोड़ के हम कहें ठीक है इनको तबाह कर देते, ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह ताला, ऐसा नहीं होगा। और साइंस प्रिवेल करेगा। और ये अगर समझते हैं कि अक्टूबर तक ये खींच लेंगे तो ये इनकी बेवकूफी है, ये इनकी बेवकूफी है। इनको 5 अप्रैल में इलेक्शन कराने पड़ेंगे, अप्रैल में जून में, और इलेक्शन करा के एक गवर्नमेंट आएगी। मगर वो गवर्नमेंट भी पाकिस्तान के मसले हल नहीं कर सकेगी अगर वो गवर्नमेंट पाकिस्तान के सोशियो इकोनॉमिक कल्चर को चेंज नहीं करेगी। ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच। आप शबर जरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सवाल हमने उनसे करने थे, लेकिन जो सवाल उन्होंने हमारे लिए उठाए और कंसर्न डिपार्टमेंट्स के लिए उठाए वो बिल्कुल वैलिड थे कि हम यहाँ से शुरू करते हैं कि ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, सियासतदान ये कर रहे हैं, मुल्क की मैशत का ये हाल है, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है या करने जा रहा है या हम उस दहाने पे खड़े हैं, इस बारे में बात करना भी ज़रूरी है। फोकस और सेंटर पॉइंट को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रियलिस्टिक अप्रोच यही है कि इस चीज़ को मान ले कि मुश्किलात बहुत ज़्यादा जिन लोगों की वजह से हैं उनके लिए, आपके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि आम आवाम को ये जानना पड़ेगा कि सारी सूरत हाल किसकी पैदा करता है और जिसको आप सपोर्ट ना करें, मज़ीद सपोर्ट ना करें। सो वी आर डन विद द शो फॉर टुडे। इंशाल्लाह मंडे को आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।